गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज तक हमने 5 पार्ट कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं 6 नंबर पार्ट की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, चाहे आप 10th क्लास की तैयारी करते हो या फिर अगर आप 10th क्लास की तैयारी नहीं भी करते हैं या आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। स्टैटिक जीके यहाँ पर पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स पर पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको मैथ भी पढ़ाई जाती है, इंडिया जीके पढ़ाया जाता है, राजस्थान जीके पढ़ाया जाता है। लगभग सब सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। वैसे इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, हिंदी और संस्कृत वगैरह और स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो भी इसके ऊपर कमी है अभी टीचरों की, वो कमी पूरी हो जाएगी लॉकडाउन के बाद। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको तैयारी करनी है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस की बात कर रहे हैं और 10th क्लास की साइंस में हमने 5 पार्ट कर लिए हैं और ये आज का हमारा 6 नंबर पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, पार्ट थोड़े ज़्यादा जरूर आएंगे, मैं थोड़ा डिटेल से आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा 1 नंबर का, पढ़ाऊंगा आपको एकदम टॉप लेवल का। कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगी, आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, यह मैं आपको गारंटी बार बार देता हूं। एक बार फिर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे अगर आप मैं बताऊं उसके अनुसार तैयारी करते हो तो। बस आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है और उन नोट्सों को ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर ये बोलते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, ये मेरा वादा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी क्रम में हम बात करें आज पार्ट नंबर 6 की, तो पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं तंबाकू के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था नशीले पदार्थ, किया था ना। हमने 4 नंबर पार्ट स्टार्ट किया था, नशीले पदार्थ स्टार्ट किया था। और नशीले पदार्थ में हम एक बात पढ़ चुके हैं, किसके बारे में दोस्तों? गुटखा के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? गुटखा के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तंबाकू के बारे में। किसके बारे में? तंबाकू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तंबाकू क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं हमारा बी नंबर पार्ट। मैंने बी पार्ट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा 4 नंबर जो पार्ट था ना नशीले पदार्थ, उसका दूसरा पार्ट है। ए पार्ट तो था गुटखा और बी पार्ट कौन सा है? बी पार्ट है हमारा तंबाकू। क्या है? तंबाकू। आज का हमारा टॉपिक होगा तंबाकू। तंबाकू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये तंबाकू कहाँ से प्राप्त होता है ना। तंबाकू हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है। 2017 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था और 2019 में नहीं पूछा गया। और 2020 में मैंने पेपर नहीं देखा क्योंकि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था 10th क्लास को। आपने देखा कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया, लेकिन 2021 में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बात करते हैं तंबाकू कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है हमें। अगर प्राप्ति की बात करें तो एक सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल का पादप, सोलेनेसी कुल का पादप, सोलेनेसी कुल का पादप जिसका नाम है निकोटिएना, निकोटिएना टेबेकम। निकोटिएना टेबेकम की जो पत्तियां होती हैं, कि पत्तियां इसका क्या है? प्राप्ति स्रोत है। समझना इस बात को। मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि जो तंबाकू है ना, तंबाकू वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सोलेनेसी कुल के पादप निकोटिएना टेबेकम की पत्तियों से प्राप्त होता है। यानी निकोटिएना टेबेकम नाम का एक पौधा है, ये पौधे का नाम है। क्या है ये? पौधे का नाम है। नाम क्या है? निकोटिएना टेबेकम। ध्यान रखना, निकोटिएना टेबेकम नाम का जो पौधा है उसकी पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है? उसकी पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तंबाकू प्राप्त होता है। अब बात आती है कि जो निकोटिएना टेबेकम है वो किस परिवार का सदस्य है, किस परिवार का पौधा है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे मानव जाति का जो परिवार है वो है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। हर जीव की अलग अलग जाति होती है, हर जीव की अलग अलग जाति होती है। इसी प्रकार से पौधों की भी कई जातियां हैं, जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, थेलोफाइटा हो गया। इसी प्रकार से एक सोलेनेसी नाम का एक परिवार है। सोलेनेसी नाम का परिवार है जिसमें कई पौधे पाए जाते हैं, कई प्रकार के पौधे आते हैं।
कई प्रकार के पौधे हैं और उन पौधों का एक परिवार है, उस परिवार को कहा जाता है सोलेनेसी कुल। क्या कहा जाता है? कुल का मतलब परिवार, जानते हो ना आप, हिंदी के अंदर कुल आता है, कुल का मतलब परिवार। तो सोलेनेसी परिवार का पौधा है जिसका नाम है निकोटियाना टेबेकम। उस पौधे की पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होगा? तंबाकू प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तंबाकू प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछा ही जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है, यानी कहने का मतलब इसमें प्रमुख एल्केलाइड कौन सा होता है? एल्केलाइड। अब ये एल्केलाइड क्या होता है? एल्केलाइड का मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऐसा पदार्थ, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो हमें रोगग्रस्त करता है, या फिर जो हमें क्या करता है? नशा उत्पन्न करता है, जो हमारी नशा उत्पन्न करता है, जो हमें हानि पहुंचाता है, उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? एल्केलाइड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो तंबाकू के अंदर अगर एल्केलाइड की बात करें तो पाया जाता है निकोटीन। कौन सा? निकोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है किसके अंदर भाई? तंबाकू के अंदर। किसके अंदर बाबू? तंबाकू के अंदर निकोटीन नाम का क्या पाया जाता है? प्रमुख एल्केलाइड पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तंबाकू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तंबाकू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप सभी को पता है। आपने देखा होगा सिगरेट, देखा होगा सिगरेट, आपने बीड़ी देखी होगी, बीड़ी, है ना? सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, इसके साथ साथ चिलम हो गया, चिलम, चिलम हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, है ना? इन सभी के अंदर किसका उपयोग होता है? तंबाकू का उपयोग होता है। आपने देखा होगा तो बीड़ी आती है, सिगरेट आती है, उसमें क्या होता है? तंबाकू आता है। इसी प्रकार से चिलम आपने देखी होगी, घर में आपके काम आती होगी चिलम, है ना? उस चिलम में भी किसका उपयोग होता है? तंबाकू का। सिगार आपने शायद देखा है, सभी ने देखा है, फिल्म आपने सभी ने देखी है, और फिल्म में जो गुंडा होता है ना, गुंडा, वो क्या करता है? इस प्रकार से मतलब एक मुंह में रखता है, उसके आगे इस प्रकार से आदेश होता है, यहाँ पर वो क्या है? मतलब तंबाकू रखता है और उसको इस प्रकार से पीता रहता है, उसको बोलते हैं सिगार। क्या बोलते हैं? सिगार। हुक्का आपने देखा होगा, घर में हुक्का ज़्यादा हरियाणा में काम आता है, जैसे हमारे राजस्थान में भी काम आता है, ज़्यादा हरियाणा में काम आता है, हरियाणा में हर घर में काम आता है ये हुक्का पीने के लिए। तो इन सभी के अंदर किसका उपयोग होता है? इन सभी के अंदर, इन सभी में क्या होता है? तंबाकू का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तंबाकू का उपयोग होता है, ध्यान रखना। और दोस्तों कई तो क्या करते हैं, इस तंबाकू का उपयोग, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं तंबाकू की, उन पत्तियों को चबाने में काम में लेते हैं। पत्तियों को क्या करते हैं? चबाते हैं। बहुत सारे लोग तो पत्तियों को चबाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, नाम आता है ना वो, मतलब पीली पीली पुड़िया आती हैं, जैसे वो आता है गणेश है, एक और मिराज है, इन सभी में क्या आती है? तंबाकू आती है, और उसको क्या करते हैं? लोग चबाते हैं। क्या करते हैं? लोग उसको चबाते हैं, है ना? कई लोग इसको सूंघने में भी काम लेते हैं, सूंघने में भी क्या करते हैं? काम लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का आदि में होता है। साथ साथ पत्तियों को चबाने में भी काम आता है, और साथ साथ सूंघने में भी इसका क्या है? काम आता है। और कई लोग तो इसका मंजन करते हैं। क्या करते हैं? इसका मंजन करते हैं। इस तंबाकू का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? मंजन करते हैं, यानी तंबाकू को मंजन करके सेवन करते हैं, या फिर मंजन करके इसका क्या करते हैं? नशा करते हैं लोग। बहुत सारे लोग होते हैं जो नशा मंजन करके करते हैं, इस प्रकार से दांतों के रगड़ के, है ना? उसको बोलते हैं मंजन करना। तो ये इसके उपयोग होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? इसके अंदर प्रमुख एल्केलाइड कौन सा पाया जाता है? इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? प्राप्ति निकोटियाना टेबेकम पौधे के पत्तियों से प्राप्त होता है। और निकोटियाना टेबेकम किस कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। निकोटिन इसके अंदर एल्केलाइड पाया जाता है, और इसके उपयोग मैंने बता दिए। अब बात आती है तंबाकू के क्या प्रभाव हैं। तंबाकू हमारे शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है? देखो सिंपल सी बात है, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव क्या करेगा? तंबाकू का सेवन करेगा। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करेगा, जो बच्चा तंबाकू का सेवन करेगा, उस व्यक्ति की जो धमनियां होती हैं, उस व्यक्ति की इसके सेवन से दुष्प्रभाव,
सेवन से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। बात करते इसके दुष्प्रभाव से क्या फर्क पड़ेगा। देखो, इसके सेवन से जो व्यक्ति इसका सेवन करेगा उस व्यक्ति की धमनियां कठोर हो जाती हैं। धमनियां क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उस व्यक्ति की धमनियां कठोर हो जाती हैं, और धमनियां कठोर होने के कारण रक्तदाब उच्च हो जाता है। यानी क्या हो जाती है? उच्च रक्तदाब की स्थिति बन जाती है। किसकी स्थिति बन जाती है? उच्च रक्तदाब की स्थिति बन जाती है। उच्च रक्तदाब की स्थिति बन जाती है। ध्यान रखना है टाब्रो। उच्च रक्तदाब का मतलब बीपी हाई, कल मैंने आपको बताया था। उच्च रक्तदाब का मतलब बीपी हाई। क्या हो जाता है? बीपी हाई हो जाता है ज़्यादा तंबाकू का सेवन करने से। क्यों? क्योंकि धमनियां कठोर हो जाती हैं, और धमनियां फिर ना तो सिकुड़ती हैं और ना फैलती हैं, वो एक जगह कठोर हो जाती हैं। अब खून ज़्यादा हो चाहे कम हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खून ज़्यादा आ गया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो धमनी फट सकती है। तो आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तंबाकू का सेवन करने से गले का, मुंह का कैंसर भी होता है ना। साथ ही साथ जीभ का कैंसर भी होता है। गले, मुंह और जीभ का कैंसर भी होता है। किसका कैंसर होता है? गले, मुंह और जीभ का कैंसर भी होता है। ध्यान रखना, गले, मुंह और जीभ का कैंसर भी किसका उपयोग करने से, किसका सेवन करने से होता है? तंबाकू का सेवन करने से होता है। किसका सेवन करने से होता है? तंबाकू का सेवन करने से होता है। ध्यान रखना टाब्रो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इसके दुष्प्रभाव हैं। ये क्या है? इसके दुष्प्रभाव हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जब आप इसका उपयोग करोगे तंबाकू का, तो आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर CO की मात्रा बढ़ जाती है। किसका उपयोग करने से? इस तंबाकू का सेवन करने से आपके खून के अंदर CO की मात्रा बढ़ जाती है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आपके खून के अंदर CO की मात्रा बढ़ गई तो हमारे खून में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा, हमारे खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर हमारे खून के अंदर CO की मात्रा बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन अपना काम करना बंद कर देगा तो हमारे पूरे शरीर में क्या नहीं पहुंच पाएगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और व्यक्ति का सारा शरीर खराब हो जाएगा। उस शरीर में क्या होगा? शक्ति नहीं रहेगी, उस व्यक्ति की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और व्यक्ति क्या हो सकता है? मर भी सकता है इस तंबाकू का सेवन करने से। इतने इसके दुष्प्रभाव हैं, फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इसका सेवन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। चलिए, अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो एक बार ताली बजा दीजिए टाब्रो। ताली किसके लिए? आप अपने आप के लिए बजा दो, क्योंकि आपने ये बात याद कर ली। चलिए, बहुत अच्छी बात है बाबू। बात करते हैं अगले टॉपिक की। मैंने बताया था ना, नशीले पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। और नशीले पदार्थों के बारे में हम 2 बात कर चुके हैं। पहला हमने बात की थी गुटखा के बारे में, और दूसरी बात हमने किसके बारे में की है टाब्रो? दूसरी बात हमने की है तंबाकू के बारे में चर्चा। किसके बारे में? तंबाकू के बारे में चर्चा की है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा C नंबर है मदिरा। क्या है? मदिरा। C नंबर टॉपिक है मदिरा। मदिरा बोले तो शराब। किसकी चर्चा करेंगे? शराब की चर्चा करेंगे। शराब की चर्चा करने वाले हैं, है ना। शराब क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से समझना है मदिरा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि जो मदिरा होती है, जो शराब होती है, उसका प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है? मदिरा यानी शराब का प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है? कहने का मतलब जो मदिरा होती है उसमें नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? भाई पानी जैसा होता है,
होता कैसा है, पानी जैसा। अब हम पानी पी लेते हैं तो क्या है, नशा नहीं होता, और अगर हम शराब पी लेते हैं तो नशा होने लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो, प्रत्येक प्रकार की शराब में, यानी सभी प्रकार की शराबों में, सभी प्रकार की शराब में, सभी प्रकार की शराब में क्या पाया जाता है? सभी प्रकार की शराब में इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या पाया जाता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है, पाया जाता है। और यही क्या करता है? नशा उत्पन्न करता है। यही क्या करता है? नशा उत्पन्न करता है। मैंने क्या बताया? जो शराब होती है, जो मदिरा होती है, उन सभी प्रकार की मदिराओं में, सभी प्रकार की मदिराओं में क्या पाया जाता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। आपने बहुत सारी दारू देखी होंगी, बहुत सारी आपने शराब देखी होंगी, और अलग अलग प्रकार की शराबों का आपको नाम भी पता होगा, है ना। बहुत सारी आती हैं, मेरे को इतना नाम नहीं पता। जैसे बहुत महंगी महंगी आती हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की एक बोतल आती है। तो उन सभी में क्या पाया जाता है? यही इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। चाहे 2 रुपये की दारू हो, चाहे 100 रुपये की दारू हो, सभी में क्या पाया जाएगा? यही इथाइल एल्कोहल पाया जाएगा। नशा यही करता है। किसी में अंगूर डाल देते हैं, किसी में सेब डाल देते हैं, किसी में अनार डाल देते हैं, है ना, और किसी में तो हमारे चप्पल जूते होते हैं ना, वो भी डाल देते हैं। तो जो जितनी भी शराब होती हैं, उनमें नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, आगे बात करते हैं। जो मदिरा होती है, मदिरा के सेवन से क्या होगा? अगर व्यक्ति मदिरा का सेवन करेगा, तो वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। समझना, देखो, इस मदिरा के सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक रूप से प्रभावित होता है। समझना इस बात को, कैसे होता है भाई ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित, इस बात को समझना है। देखो, मान लो ये व्यक्ति दारू पी के आ गया घर में और रोजाना दारू पीता है। आपने देखा भी है कि जो व्यक्ति दारू पीता है वो शरीर से क्या पाया जाता है? बिल्कुल दुबला पतला पाया जाता है। जो व्यक्ति क्या करता है? दारू पीता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, दोनों टाइम पूरे दिन शराब पी रखता है, उस व्यक्ति की लीवर खराब मिलती है। क्या मिलती है? लीवर खराब मिलती है। उसमें लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है ना। तो मैंने क्या बताया? ये जो व्यक्ति है, ये शराब पिएगा तो इसका शरीर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति दारू पिएगा, जो व्यक्ति शराब पिएगा, वो व्यक्ति शरीर में क्या हो जाएगा? बिल्कुल दुबला पतला। इस प्रकार से वो शारीरिक रूप से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। जो व्यक्ति शराब पिएगा वो मानसिक रूप से भी प्रभावित होगा, यानी उसका मन है वो क्या हो जाएगा? एक अपराधी प्रकृति का हो जाएगा। शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने बच्चों को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपने घर वालों को मारता है, किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है, किसी के साथ ही गाली गलौज कर लेता है। वो क्या, किसका कारण है? वो उसकी मानसिक दुर्बलता का कारण है। किसका कारण है? मानसिक दुर्बलता का कारण है। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति शराब पीता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। इसके साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी प्रभावित होता है। आर्थिक रूप का मतलब, जो व्यक्ति शराब पिएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? शराब जब लेके आएगा तो वो पैसे दे के आएगा। अब व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो उसके पैसे की भी हानि होगी, और आर्थिक स्थिति का मतलब यही होता है पैसे की बर्बादी होना। तो जो व्यक्ति दारू पीता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी क्या होती है? कमजोर होती है, उसके पैसे भी लगते हैं।
और इसके साथ साथ मेन बात यह है वो सामाजिक रूप से प्रभावित हो जाता है। सामाजिक रूप का मतलब वो समाज में किसी के काम का नहीं रहता। कहने का मतलब समाज वाले उसकी क्या नहीं करते, परवाह नहीं करते। समाज वाले उसको गाली देते हैं, समाज वाले उसके ऊपर लात मारते हैं, उसके मुक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं और उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कोई नहीं सुनता। जब भी वो बोलेगा किसी बात के लिए तो कहेंगे तू तो दारू पीता है, तू तो शराब पीता है, तू तो बेवड़ा है, तेरी बात कौन सुनेगा, बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति मदिरा यानी शराब का सेवन करता है वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक आपको बात समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट भी इस मदिरा का सेवन करेंगे तो क्या होगा। मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति के ऊपर कौन कौन से बुरे प्रभाव पड़ते हैं इनकी चर्चा करते हैं। यानी मदिरा का सेवन करने से कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो यही है कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, जो व्यक्ति शराब का सेवन करेगा तो उस व्यक्ति की लीवर खराब हो जाती है। लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस रोग, लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। किसका सेवन करने से, दारू का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से कौन सा हो जाता है रोग, लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। लीवर खराब हो जाती है, लीवर बोले तो यकृत खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, पहला दुष्प्रभाव तो यही है कि उस व्यक्ति के लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाएगा और दूसरा उसका कारण क्या है, उसके शरीर का समन्वय खत्म हो जाएगा। उसके शरीर का समन्वय है ना, शरीर का समन्वय क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। समन्वय क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। कैसे भाई, देखो कैसे हो जाएगा प्रभावित। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता। आपने देखा होगा जो व्यक्ति शराब पी लेता है वो इधर उधर डगमगा के चलता है, चलता है कि नहीं चलता, तो वो होता है शरीर का समन्वय। अब जैसे मैं खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, मैं ना तो इधर डगमगा रहा हूं ना इधर डगमगा रहा हूं, बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने शराब नहीं पी रखी है। क्योंकि मैंने शराब नहीं पी रखी है इसलिए मेरे शरीर का समन्वय बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति शराब पी लेता है वो उस व्यक्ति का शरीर का समन्वय क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, उसका जो तंत्रिकीय पेशीय जो समन्वय होता है वो भी प्रभावित हो जाता है। समन्वय प्रभावित हो जाता है, समन्वय प्रभावित हो जाता है। जैसे देखो आपने देखा होगा कि अगर हमारे छोटा सा कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, मेरे तो होता है। जैसे मान लो हमारे छोटा सा कांटा चुभ गया तो हमारे कितने दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन जो व्यक्ति शराब पी लेता है ना, जो व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो मतलब कांटे के ऊपर चल सकता है, उसको दर्द नहीं होता। उसके कांटे तो चुभ जाते हैं लेकिन उसके दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी तंत्रिका खराब हो चुकी है। क्या खराब हो चुकी है, उसकी तंत्रिका खराब हो चुकी है। हमें किसी गर्मी का ठंड का महसूस होता है ना। अब जो व्यक्ति देखो, जैसे मान लो मैं हूं आप हो, तो हमें और आपको और मेरे को क्या लगती है, गर्मी भी लगती है, ठंड भी ज़्यादा लगती है ना। क्यों, क्योंकि हम दारू नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते। लेकिन जो व्यक्ति शराब पी लेता है वो व्यक्ति गली के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन चाहे वो ठंड में हो चाहे वो गर्मी में हो, उसको ना तो ठंड का महसूस होता ना उसको गर्मी का महसूस होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी तंत्रिका का जो समन्वय है ना, तंत्रिका समन्वय वो खराब हो चुका है। और हमें क्यों लगती है, क्योंकि हमारी तंत्रिकाएं क्या हैं, मजबूत हैं, हमारी तंत्रिकाएं एक्टिवेट हैं, इसलिए हमें ठंड और गर्मी का महसूस होता है। लेकिन शराब पीने वाले व्यक्ति को नहीं होता।
क्योंकि उसकी तंत्रिकीय पेशी समन्वय क्या हो गया है, खत्म हो चुका है ना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति शराब पीता है उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। आई ना बात आपको समझ में? बिल्कुल आई है साहब, आपको नहीं आई, मैंने आपको समझा दी। अनुमस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अनुमस्तिष्क बोले तो हमारे शरीर, हमारे दिमाग कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दिमाग 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 3 आगे होते हैं, 1 बीच में होता है और 3 पीछे होते हैं। और पीछे का जो भाग होता है ना, उसमें 3 होते हैं और 3 में से एक है अनुमस्तिष्क। जब मैं आपको मस्तिष्क पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा अनुमस्तिष्क कहाँ होता है और कैसे होता है, क्या क्या काम करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे पार्ट में, दूसरे चैप्टर में। लेकिन ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क को प्रभावित कौन करता है? शराब प्रभावित करता है। ये इसके दुष्प्रभाव हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको तंबाकू करवा दिया, मैंने आपको शराब के बारे में करवा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अफीम। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अफीम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा वो अफीम क्या है और किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट आज का हमारा 4 नंबर टॉपिक है अफीम। डी नंबर पार्ट है, डी नंबर पार्ट है हमारा अफीम। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अफीम। अफीम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, अफीम की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो अफीम की अगर प्राप्ति की बात करें तो दोस्तों एक पौधा है, उस पौधे का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। मैंने क्या बताया? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम नाम का क्या है? एक पौधा है। पेपेवर सोमनीफेरम पौधे के फलों का, पौधे के कच्चे फलों की, पेपेवर सोमनीफेरम पौधे के कच्चे फलों की भित्ति का दूध इसका क्या है? प्राप्ति स्रोत है। यानी अफीम हमें कहां से प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। आपने तो शायद नहीं देखा होगा, हरियाणा में होता है, हरियाणा पंजाब में होता है ये पेपेवर सोमनीफेरम। ये खेत में बोया जाता है, खेत में बो दिया जाता है और इसके लगता है डोडा। क्या लगता है? डोडा लगता है, डोडा, है ना। इस प्रकार से एक बड़ा सा इस प्रकार से डोडा लगता है और वो क्या करता है, मतलब 2-3 महीने के बाद वो फल निकालता है। 2-3 महीने के बाद फल निकालता है और उस फल में से निकलता है दूध। क्या निकलता है? दूध निकलता है और वही दूध क्या कहलाता है? अफीम कहलाता है। क्या कहलाता है? अफीम कहलाता है। समझना भाई, ये मान लो पौधा है। कौन सा पौधा? मान लो ये पेपेवर सोमनीफेरम है। कौन सा पौधा है? पेपेवर सोमनीफेरम है। और इस पौधे के लगता है एक फल। क्या लगता है? इस पौधे के लगता है, मान लो ये फल लग गया। क्या लग गया? ये फल लग गया। अब जब ये कच्चा होता है, तो इस फल की दीवार से, भित्ति का मतलब दीवार होता है, इस फल की दीवार से निकलता है दूध और उसी दूध को हम क्या बोलते हैं? उसी दूध को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अफीम। क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। तो अफीम की प्राप्ति हमें कहां से होती है? किस पौधे से होती है? पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे से होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। यानी पेपेवर सोमनीफेरम नाम का जो पौधा है उसके कच्चे फल की भित्ति यानी उसकी दीवार से क्या प्राप्त होगा? दूध प्राप्त होगा और उसी दूध को हम क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। चलिए शाबाश, क्या बात है, इंटरेस्ट आ गया साहब आपको पढ़ा के, क्योंकि आप टैलेंट हो ना इसलिए। और आपके नंबर भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं क्योंकि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपके नंबर भी आएंगे और आपके नंबर आएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, मेरे को खुशी मिलेगी, आपके घर वालों को खुशी मिलेगी, है ना। और आपकी नौकरी लगेगी, है ना। फिर आपकी शादी होगी, फिर आप बूढ़े होंगे, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, कभी मैं आपको बताऊंगा, जब टाइम मिलेगा तब बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं अफीम की। अब बात करते हैं अफीम की। तो अफीम की अगर बात करें तो अफीम के अंदर कौन कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है?
प्रमुख एल्केलाइड, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अफीम के अंदर प्रमुख एल्केलाइड कौन सा पाया जाता है। एल्केलाइड, इसके अंदर प्रमुख एल्केलाइड कौन सा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी अफीम के अंदर प्रमुख एल्केलाइड कौन सा पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रमुख एल्केलाइड का अगर आपको नाम याद रखना है तो एक तो नाम है मार्फिन, मार्फिन, कोडीन, मार्फिन, कोडीन, थीवेन। क्या बताया मैंने, मार्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपेवरीन, पेपेवरीन, पेपेवरीन आदि, ये क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर प्रमुख एल्केलाइड पाए जाते हैं। और एल्केलाइड का मतलब हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला पदार्थ या हमारे शरीर में नशा करने वाला पदार्थ क्या होता है, एल्केलाइड कहलाता है। और कौन कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं, मार्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपेवरीन, ये 4 नाम ध्यान रखना है जो प्रमुख एल्केलाइड है किसके, अफीम के। किसके हैं, अफीम के हैं। चलिए अफीम के हैं। अब दोस्तों देखो ये क्या काम करता है अफीम, क्यों लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग करते हैं खांसी के अंदर, खांसी व दर्द निवारक के रूप में काम आता है। खांसी व दर्द निवारक में लाभदायक, दर्द निवारक में क्या होता है, लाभदायक होता है। देखिए बहुत अच्छी बात है भैया। तो ये जो अफीम होता है ना, अफीम, ये हमारे शरीर के लिए काम आता है, लाभ प्रदान करता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन फिर भी ये नशे में शामिल होता है। क्यों नशे में शामिल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए खांसी की अगर बात करें, जिस व्यक्ति के ज़्यादा खांसी हो गई है और उस व्यक्ति की खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो अगर आप क्या करोगे, इस अफीम को, उस दूध को पी लोगे, उस दूध का सेवन कर लोगे, तो आपकी खांसी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो खांसी में लाभदायक होता है। और आपके किसी भी प्रकार का दर्द है ना, कोई भी दर्द है जिसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस दर्द को कम करना है, तो उस दर्द को कम करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इसी अफीम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसी अफीम का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो ठीक है, ये लाभदायक तो है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फिर भी लोग इसका क्या करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं। और उपयोग ज़्यादा करने पर इसकी क्या पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, लत मतलब आदत पड़ जाती है। और आदत पड़ने के बाद ना तो उस व्यक्ति की खांसी होती है और ना उस व्यक्ति का दर्द होता है, फिर भी वो क्या करता है, इस अफीम का प्रयोग करने लगता है। और फिर ये अफीम हमारी लत बन जाती है और फिर हम इसको छोड़ नहीं सकते, फिर हमें इससे नुकसान होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, फिर हमें इससे नुकसान होने लगते हैं, ध्यान रखना है ना, इससे हमें नुकसान होने लगते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, शराब जो थी ना, शराब, वो आज से मैं मतलब 50 साल पहले की बात करें तो ये जो शराब आई थी, ये भी हमारी दवाई के रूप में काम आने वाली आती थी। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। जैसे आपने सुना होगा आजकल जैसे मोबाइल आया था, मोबाइल कितनी सुविधा की चीज़ थी ना, क्योंकि हम कहीं बैठे बात कर लेते अपनों से, है ना। तो फिर क्या करने लगे, मतलब ये स्क्रीन टच मोबाइल निकाल दिए। अब इस स्क्रीन टच मोबाइल का बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं। जैसे आप कर रहे हो, आप अच्छा उपयोग कर रहे हो इसका, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको ज्ञान मिल रहा है, आपके नंबर अच्छे आएंगे, ये तो हो गया सदुपयोग। और कई लोग क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। देखा होगा आपने, आपके ही स्टूडेंट, आपके ही साथी क्या कर रहे हैं, आप तो मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके जो साथी हैं वो उसी मोबाइल से, यानी इसी मोबाइल से क्या कर रहे हैं, कोई गाना, कोई फिल्म, है ना, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं। तो वो दुरुपयोग हो गया और आपका क्या हो गया, सदुपयोग हो गया। तो आपको भी सदुपयोग करना है, आपको कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से अफीम का पहले सदुपयोग होता था, लेकिन अब क्या होने लगा, इसका दुरुपयोग होने लगा, क्योंकि इसके लोगों को लत पड़ गई। क्या पड़ गई, लत पड़ गई। तो ये बात थी अफीम के बारे में। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम बात करने वाले हैं किसकी, दवाओं की। किसकी बात करने वाले हैं, दवाइयों की। अब दोस्तों हमारे बाजार के अंदर जो दवाई आती हैं, आपने देखा होगा जो शीशी के अंदर जो सिरप आती है, सिरप का मतलब जो दवाई आती है पीने की दवाई, उसका भी लोग दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उसका भी लोग दुरुपयोग करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग,
दवाओं का दुरुपयोग समझना कैसे करते हैं लोग। जैसे आपने सुना होगा कोरेक्स नाम की एक दवाई आती थी, कोरेक्स नाम की एक दवाई आती थी पीने की। और ये कोरेक्स नाम की दवाई किस में काम आती थी? खांसी में काम आती थी। किस में काम आती थी? खांसी में। जब किसी व्यक्ति की खांसी हो जाती थी तो व्यक्ति कोरेक्स लेके आता था दुकान से और वो व्यक्ति पी लेता था, उसकी खांसी ठीक हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति पीता तो उसके पीने के बाद उसको नशा उत्पन्न होने लगा। क्या उत्पन्न होने लगा? नशा उत्पन्न होने लगा। और फिर व्यक्तियों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, खांसी उसको है ही नहीं, फिर भी कहाँ जाते हैं? मेडिकल पर जाते हैं और बोलते हैं कोरेक्स दो, और कोरेक्स ला के पी लेते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, यानी जो पढ़ते हैं, यानी वो इसी का उपयोग करके कॉलेज में चले जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, नशा करके घर आ जाते हैं, तो उनका पता नहीं चलता कि भी इसने नशा कर रखा है। अगर इसकी जगह वो शराब पी के घर आ जाएं या शराब पी के स्कूल चले जाएं तो उसकी पिटाई हो सकती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस शराब की जगह इस कोरेक्स का उपयोग करने लगे शराब की तरह। ये भी शराब की तरह काम करने लगी। तो अब इसके ऊपर सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, इसके ऊपर बैन लगा दिया। अब ये मेडिकल के ऊपर मिलती तो है लेकिन बहुत कठिनाई से मिलती है, बहुत छुप छुपा के मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ दवाइयों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, और उन्हीं दवाइयों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं? वो लाभदायक तो हैं, ये बात तो ठीक है, वो लाभदायक है। जैसे कोरेक्स भी तो लाभदायक है खांसी के अंदर, लेकिन इसका उपयोग लोग क्या करने लगे, नशा उत्पन्न करने में करने लगे। तो इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। तो उसकी बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो जिसका दुरुपयोग हो रहा है। तो बात करते हैं, एक दवाई का नाम है मार्फिन नाम की दवाई। मार्फिन हो गया, पेकेडिन हो गया, ब्यूप्रिनोफिन हो गया। मार्फिन, पेकेडिन, ब्यूप्रिनोफिन है ना, मार्फिन, पेकेडिन, ब्यूप्रिनोफिन। इसके बाद प्रोपोक्सीफिन। ये थोड़ी सा नाम अटपटे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मार्फिन, पेकेडिन, ब्यूप्रिनोफिन, प्रोपोक्सीफिन। इसके साथ साथ ध्यान रखना है नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम आदि, है ना, आदि। ये जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां, जितनी भी ये दवाइयां हैं, ये डॉक्टर की पर्ची पर मिलती हैं। डॉक्टर की पर्ची पर मिलती है। किस पर मिलती है? डॉक्टर की पर्ची पर। कहने का मतलब डॉक्टर अपनी पर्ची के अंदर इन दवाइयों का नाम लिख देता है ना। और फिर क्या करते हैं लोग, इन दवाइयों को लेके आते हैं कहां से? मेडिकल से। कहां से लेके आते हैं? मेडिकल से लेके आते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर तो क्या करता है, उस बीमारी को दूर करने के लिए काम में भी उनको बताता है कि आप इस दवाई का उपयोग करो बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन क्या करते हैं, मान लो ये व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, ये व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, गया और डॉक्टर ने इसको दवाई बता दी मार्फिन नाम की। कौन सी दवाई बता दी? मार्फिन नाम की। और ये व्यक्ति मेडिकल पर मार्फिन नाम की दवाई ले आया और फिर ये इसका उपयोग करने लगा। 5-7 दिन इसने मार्फिन नाम की दवाई उपयोग में ली और फिर इसको नशा होने लगा। क्या होने लगा? नशा होने लगा। और फिर उसकी जो बीमारी थी ना वो तो गायब हो गई, लेकिन फिर भी इसी मार्फिन नाम की दवाई का ये व्यक्ति उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको नशा हो रहा है। इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो डॉक्टर की पर्ची पर मिलती हैं और उनका आज के दिन क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। तो उनका नाम ये है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइजिपाम, ये डाजिपाम नहीं डाइजिपाम है, ठीक है। तो ये दवाइयां हैं जिनका क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता रहा हूं, इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। गैर परंपरागत पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा जूता चिपकाने की जो होती है ना, जूता चिपकाने की जो दवाई होती है,
जिसको हम बोलते हैं जूता चिपकाने की गोंद। क्या बोलते हैं? जूता चिपकाने की गोंद। समझना, कुछ परंपरागत स्रोत जैसे जूता चिपकाने की गोंद, जूता चिपकाने की गोंद, है ना, करेक्शन फ्लूइड हो गया, नेल पॉलिश हो गई। क्या हो गई? नेल पॉलिश, है ना, मार्कर्स। मैंने क्या क्या बताया है? मैंने जूता चिपकाने वाली गोंद बताई है, मैंने नेल पॉलिश बताई है, मैंने करेक्शन फ्लूइड बताया है, मैंने नेल पॉलिश बताई है और मैंने मार्कर्स बताया। क्या बताया है? मार्कर्स बताया है। इसके साथ साथ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, ये आदि का उपयोग नशा उत्पन्न करने में किया जाता है। नशा करने में किया जा रहा है। समझना, मैंने क्या क्या बताया है। कुछ परंपरागत स्रोत हैं जैसे जूता चिपकाने की गोंद। आपने देखा होगा जूता चिपकाने की जो गोंद आती है जिसको हम फेविस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेविस्टिक बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस फेविस्टिक को पानी में मिला के पीते हैं और पानी में मिला के पी के उससे क्या करते हैं? नशा करते हैं। जूता चिपकाने की गोंद हो गई। करेक्शन फ्लूइड का मतलब आपने देखा होगा, आपके पास व्हाइटनर होता है ना, जब आप नोट्स वगैरह लिखते हो, आपकी गलती हो जाती है, फिर आप उसको सफेद स्याही से उसको क्या कर लेते हो? मिटा देते हो, करते हो ना, वही होता है करेक्शन फ्लूइड। और उसका उपयोग क्या करते हैं लोग? नशा उत्पन्न करने में करते हैं। इसके साथ साथ नेल पॉलिश, नेल का मतलब नाखून, पॉलिश का मतलब नाखूनों के ऊपर पॉलिश करते हैं ना, घर में जो लेडीज करती हैं, है ना, उसका उपयोग नशा उत्पन्न करने में करते हैं लोग। मार्कर्स का मतलब ये मार्कर, इस मार्कर में जो दवात डलती है ना, इसमें जो इंक डलती है, उस इंक के अंदर एल्कोहल पाया जाता है, इथाइल एल्कोहल, और उसका उपयोग भी लोग क्या करते हैं? नशा उत्पन्न करने में करते हैं। इसके साथ साथ सॉल्वेंट का मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे पाइप नहीं आते, कि पाइप को जोड़ने में सॉल्वेंट का उपयोग होता है, तो उस सॉल्वेंट का उपयोग भी किसके अंदर होता है? नशा उत्पन्न करने में होता है। किसमें होता है? नशा उत्पन्न करने में होता है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो गाड़ियों में डलता है, पेट्रोल, उस पेट्रोल का उपयोग भी लोग करते हैं नशा उत्पन्न करने में। यानी बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट क्या करते हैं? पेट्रोल को पीते हैं। पेट्रोल पीने पर क्या होता है? नशा होता है ना। पेट्रोल क्यों पीते हैं? क्योंकि वो पेट्रोल पी लेंगे तो उनके घर वालों को ये नहीं पता चलेगा इसने नशा कर रखा है। उसको तो नशा है लेकिन घर वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें से बदबू तो आ नहीं रही है, बदबू नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा। तो इस प्रकार से लोग इसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं नशा उत्पन्न करने में। तो ये कुछ दवाइयां हैं जिसका उपयोग क्या हो रहा है? उपयोग नहीं होकर उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। अब अगर इसका उपयोग करेंगे, इसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या क्या होगा? इससे हमारा लीवर खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर खराब हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। लीवर खराब होने पर व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ये पॉइंट थे हमारे नशीले पदार्थ के अंदर। तो हमने मानव स्वास्थ्य का टॉपिक कहां तक कर लिया? नशीले पदार्थों तक कर लिया। कहां तक कर लिया? नशीले पदार्थों तक कर लिया। नशीले पदार्थों तक कर लिया। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखो हम बात कर रहे थे मानव स्वास्थ्य की, और मानव स्वास्थ्य में हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? हमने मानव स्वास्थ्य में 4 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था जल, उसके बाद मोटापा, उसके बाद रक्तदाब, उसके बाद नशीले पदार्थ, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट होगी तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मानव के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए इस मिलावट को किसके अंदर शामिल कर लिया? मानव स्वास्थ्य में शामिल कर लिया। कहने का मतलब हमारा एक टॉपिक बचा है सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों में मिलावट, और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम अगली क्लास में करेंगे। इसका मतलब हमारी पूरी 7 क्लास में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 क्लासों में हमारा चैप्टर पहला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, पहला चैप्टर 7 क्लासों में क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अच्छे से आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन दबा लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप अच्छे से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो बस आप इस सोशल मीडिया से जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।